देखो कॉमन टेंजेंट का हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं, इससे बात हमको ज़्यादा क्लियर होगी कि भाई कॉमन टेंजेंट निकालना आखिर कैसे है। देखो जैसे हमें कॉमन टेंजेंट निकालनी है, दो अलग अलग ये कोनिक सेक्शन दिए गए हैं। देखो ध्यान दो, जैसे क्या होता है कॉमन टेंजेंट भी कई टाइप की होती हैं। जैसे मान लो हमने एक कोनिक सेक्शन ऐसे लिया, एक ऐसे लिया, मान लो ये टेंजेंट दोनों को टच कर रही है। अब देखो जैसे ये टेंजेंट दोनों को अलग अलग पॉइंट्स पर टच कर रही है, इसको अलग पॉइंट पे टच कर रही है, इसको अलग पॉइंट पे टच कर रही है। देखो ऐसा भी हो सकता है कि मान लीजिए दो कोनिक सेक्शन है ऐसे करके। अब देखो इनकी कॉमन टेंजेंट जैसे ये है। अब देखो ये जो कॉमन टेंजेंट है ये दोनों को सेम पॉइंट पे टच कर रही है, ऐसा भी हो सकता है ना। तो कॉमन टेंजेंट भी कई टाइप की हो सकती हैं, लेकिन हम अपना जो क्वेश्चन करेंगे, जो उसका मेथड है, उस मेथड से जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो अपने आप ही हमको समझ में आ जाएगा कि वो कॉमन टेंजेंट इस प्रकार की है या इस प्रकार की है ना। हमें अपने मेथड पे भरोसा करना होगा, उससे अपने आप ही हमको सही रिजल्ट निकल के आ जाएगा। देखो क्या हो रहा है यहाँ पर, ध्यान दो। जैसे मान लो यहाँ पर हमारे पास दो पैराबोला है। देखो एक पैराबोला क्या है, एक पैराबोला है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, एक पैराबोला है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। ऐसे देखो ये दो पैराबोला है ना। अब हमें एक कॉमन टेंजेंट चाहिए है ना, जो दोनों को टच कर रही है। तो अब वो कॉमन टेंजेंट ऐसे बनेगी, ऐसे बनेगी या ऐसे बनेगी, वो देखना पड़ेगा। देखो क्या तरीका मैंने आपको बताया, उस मेथड से हम लोग चलें। देखो मेथड क्या है, मैंने बताया आपको कोनिक सेक्शन का मेथड क्या होता है। कोनिक सेक्शन का देखो मेथड ये होता है, जैसे मान लो इस पैराबोला पर आप एक पैरामीट्रिक पॉइंट मान लीजिए, पैरामीट्रिक पॉइंट है ना। देखो ध्यान दो, अब अगर पैरामीट्रिक पॉइंट आपको नहीं मालूम है तो आप सिंपल पॉइंट भी मान सकते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए पैराबोला इस टाइप का है, या कोई ऐसा कोनिक सेक्शन होता जिसका पैरामीट्रिक पॉइंट हम भूल गए या याद नहीं है, तो जरूरी नहीं है कि आप पैरामीट्रिक पॉइंट मान लो। चलो हम पैरामीट्रिक पॉइंट नहीं मानते हैं। देखो मान लिया मैंने ये पॉइंट अल्फा बीटा है, इसके ऊपर एक पॉइंट अल्फा बीटा है ना। जैसे मान लो ये अपना कोनिक है वाई स्क्वायर बराबर 4ax, ठीक है। इस पर एक पॉइंट मान लिया p अल्फा बीटा, और देखो इस पर एक टेंजेंट को निकाला जो दूसरे कोनिक को टच करे। दूसरा कोनिक मान लीजिए ये है, ऐसे एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y है ना, ये वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x पर हमने एक पॉइंट मान लिया। ये दूसरे कोनिक को दूसरे पॉइंट पर मान लीजिए एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y पर टच करता है, ऐसा मैंने मान लिया। अब देखो हम पैरामीट्रिक पॉइंट माने या एक काम करें p पॉइंट माना। अब p पॉइंट सेटिस्फाई करेगा इसको, तो क्या हो जाएगा बीटा स्क्वायर बराबर 4 अल्फा, ऐसा हो गया। तो देखो ये जो पॉइंट था, अब ऐसे अल्फा की वैल्यू निकाल ली तो क्या हो जाएगा बीटा स्क्वायर बाई 4, ये यहाँ पुट कर दी। तो देखो ये पॉइंट क्या हो गया, ये पॉइंट हो गया बीटा स्क्वायर बाई 4 कॉमा बीटा। देखो ये ऐसा पॉइंट आ गया, ध्यान दो, है ना। हमने पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x लिया, उस पर पॉइंट मैंने अल्फा बीटा मान लिया। ये अल्फा बीटा इसको सेटिस्फाई करेगा, तो बीटा स्क्वायर इक्वल टू 4 अल्फा, यहाँ से अल्फा की वैल्यू निकाल ली बीटा स्क्वायर बाई 4। ये अल्फा इसमें पुट कर दिया तो क्या हो गया बीटा स्क्वायर बाई 4 कॉमा बीटा। देखो ये पॉइंट, अब ये वही पैरामीट्रिक पॉइंट ही है एक तरीके से। भाई पैरामीट्रिक पॉइंट में क्या होता है, टी होता है, यहाँ पर टी की जगह बीटा आ गया, है ना। तो किसी भी कोनिक सेक्शन में अगर आप पैरामीट्रिक पॉइंट भूल जाएं या आपको नहीं याद आ रहा है, या कोनिक सेक्शन थोड़ा मैं चेंज कर दूं, अब जैसे ये तो पैराबोला स्टैंडर्ड फॉर्म में है, अब जैसे ये पैराबोला स्टैंडर्ड फॉर्म में ना होता तो पैरामीट्रिक पॉइंट निकालने के लिए फिर हमें समस्या करनी पड़ती, है ना। तो ऐसा भी हम कर सकते हैं, एक पॉइंट को अल्फा बीटा मान लें, उस पॉइंट को यहाँ पर पुट कर दें, और पुट करने के बाद जैसे अल्फा की वैल्यू या बीटा की वैल्यू निकाल लें। मान लो यहाँ पर देखो अल्फा की वैल्यू निकालना आसान था, अल्फा क्या हो गया बीटा स्क्वायर बाई 4, तो यहाँ पुट कर दिया बीटा स्क्वायर, देखो अल्फा की जगह पुट कर दिया। तो ये वही समझ लो एक तरीके से पैरामीट्रिक पॉइंट ही है। भाई पैरामीट्रिक पॉइंट में पैरामीटर टी होता है, यहाँ टी की जगह बीटा आ गया, बात बराबर है। अब दो क्या करेंगे, अब हम निकालेंगे क्या, देखो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है ना, 2 वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x। देखो ध्यान दो, जैसे ये दोनों कर्व एक दूसरे को काट तो रहे हैं, टच नहीं कर रहे हैं,
है ना। अब काट रहे हैं ये भी कंफर्म नहीं कह सकते कि भाई काट ही रहे हैं, तो उसका तरीका ये होता है कि दोनों को सॉल्व करो, है ना। हमें यहाँ पर दोनों को अगर सॉल्व किया जाए, है ना, तो दोनों को सॉल्व किया जाए तो एक्स वाई मिलेगा। एक्स वाई मिलने का मतलब दो कोनिक सेक्शन या कोई भी दो चीज़ें एक दूसरे को काट रही हैं। तो यहाँ पर जो हमको ग्राफ की नॉलेज है उसके हिसाब से दोनों काट रहे हैं ऐसा लग रहा है। अदरवाइज अगर कहीं पर कन्फ्यूजन हो काट रहे हैं नहीं काट रहे हैं, तो उससे हम इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे, बात समझ में आ जाएगी काट रहे हैं कि नहीं काट रहे हैं। खैर देखो, ये जो अपना कॉमन टेंजेंट का मेथड है इसमें किसी बात की परवाह नहीं करनी कि दोनों कर्व एक दूसरे को काट रहे हैं या टच कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं, है ना। ये जो अपना कॉमन टेंजेंट निकालने का तरीका है इसमें आपको किसी बात की परवाह नहीं करनी है कि दोनों कर्व काट रहे हैं, टच कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, आपको परेशान नहीं होना, ठीक है। देखो ध्यान दो, हमने क्या किया, इस पैराबोला का टेंजेंट निकाला एट पी पॉइंट। पी क्या है बोलो, बीटा स्क्वायर बाई 4 कॉमा बीटा। देखो ये पी पॉइंट है। पी पॉइंट पर मैंने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाला। दो क्या होगा, कैसे निकालते हैं, वाई स्क्वायर को क्या लिखते हैं, वाई इंटू वाई 1, है ना। फिर देखो 4x है तो 2 बाहर आया, 2x क्या होगा बोलो, x प्लस x1, है ना। वाई स्क्वायर क्या होता है, वाई इंटू बीटा बराबर 2 बार आया, 2x क्या हो गया, x प्लस x1। देखो ये टेंजेंट आ गया। अब ये टेंजेंट दूसरे कर्व को टच करेगा, इस बात की कंडीशन लगानी पड़ेगी। मतलब आप ऐसे समझो, देखो ये एक लाइन है y बीटा इक्वल टू 2x प्लस बीटा स्क्वायर बाई 4, है ना। ये एक टेंजेंट है इस वाले फंक्शन की, इस वाले फंक्शन की एक टेंजेंट है। अब ये दूसरे को भी टच कर रही है, इसका यूज़ करना पड़ेगा। मतलब देखो ये एक लाइन है, ये टच कर रही है ना, किसको, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y को देखो ये टच कर रही है ना। ये एक टेंजेंट है जो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x पर मैंने बनाई है, और ये टेंजेंट एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y को टच कर रही है, ठीक है। देखो अब ये टेंजेंट इसको टच कर रहा है ना, इसको टच कर रहा है, ठीक है। अब अगर ये लाइन इसको टच कर रही है तो क्या होगा, देखो हमें इन दोनों को लेकर के एक क्वाड्रेटिक तैयार करनी है। देखो मान लिया हमने क्या किया, यहाँ से y की वैल्यू निकाली एक्स स्क्वायर बाई 4, है ना। अगर ये लाइन इसको टच कर रही है तो हमें इन दोनों को लेकर के एक क्वाड्रेटिक बनानी है और उसका d0 कर देना है। तो उससे हम अपने आप ही समझ जाएंगे कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या है, ठीक है। देखो ध्यान दो, y की वैल्यू यहाँ रख दो, तो क्या हो गया, बीटा इंटू एक्स स्क्वायर बाई 4 बराबर 2x प्लस बीटा स्क्वायर बाई 4, है ना। इन दोनों को लेकर हमें एक क्वाड्रेटिक तैयार करनी है, तो हमने यहाँ से y निकाला और ये y इसमें पुट कर दिया। देखो ये क्या बन गया, ये बन गया बीटा एक्स स्क्वायर बराबर 8x प्लस बीटा स्क्वायर बाई 4। देखो ऐसे आ गया, 4 मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो यहाँ से क्या मिला, देखो यहाँ से हमको मिला बीटा एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 2 बीटा स्क्वायर बराबर 0। देखो ऐसा हमें यहाँ से मिला, है ना। देखो बीटा एक्स स्क्वायर 8 मल्टीप्लाई किया माइनस 8x, ये अंदर ले गए तो 2 बीटा स्क्वायर इधर लाए तो माइनस 2 बीटा स्क्वायर। देखो अब इसके रूट्स इक्वल कर दो, मतलब d बराबर 0 कर दो। d का मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 कर दो, है ना। इसके रूट्स हम लोग इक्वल कर देंगे, है ना, क्योंकि देखो ये क्वाड्रेटिक है, इसके रूट्स इक्वल कर देंगे। देखो ध्यान दो, b क्या है, b है माइनस 8 का स्क्वायर, a क्या है बीटा, और c क्या है माइनस का 2 बीटा स्क्वायर बराबर 0। देखो ये हो गया, है ना, b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। b हो गया माइनस 8 का स्क्वायर माइनस 4, a हो गया बीटा, और देखो c हो गया ये, ठीक। देखो क्या होगा, 64 प्लस का 8 बीटा की पावर 3 बराबर 0। ऐसे आ गया, देखो ये, ठीक है। अब देखो यहाँ से क्या होगा,
कि 8 कॉमन ले लिया तो 8 प्लस बीटा क्यूब बराबर 0। देखो यहाँ से हुआ 8 प्लस बीटा क्यूब बराबर 0, तो बीटा क्यूब बराबर -8। देखो बीटा बराबर क्या हुआ, -8 की पावर 1/3 मतलब -2। देखो बीटा की वैल्यू हमें -2 मिल गई। ठीक है, अब अगर बीटा मिल गया, देखो अल्फ़ा भी मिल जाएगा। देखो अल्फ़ा क्या है, अल्फ़ा है बीटा स्क्वायर बराबर 4। बीटा की वैल्यू -2 यहाँ रखोगे तो 4 बराबर 4 यानी 1। तो देखो पी पॉइंट क्या हो गया, अल्फ़ा बीटा, तो 1, -2। देखो ये अपना पी पॉइंट हो गया, ध्यान दीजिए, है ना। पी पॉइंट क्या हो गया बोलो, 1, -2। ठीक है, अब देखो जैसे ये पॉइंट पी जो है वो इस कोनिक सेक्शन पर है ना। क्या ये पी पॉइंट दूसरे कोनिक सेक्शन को सेटिस्फाई कर रहा, देखो नहीं कर रहा, है ना। देखो ये पी पॉइंट इस कोनिक सेक्शन पर है, क्या ये दूसरे को सेटिस्फाई कर रहा, देखो इसको दूसरे में रखो, x की जगह 1, y की जगह -2, देखो सेटिस्फाई नहीं कर रहा। इसका मतलब ये जो टेंजेंट है ये अलग अलग पॉइंट्स पर हैं, मतलब ऐसा केस नहीं है ना, ऐसा केस नहीं है। अगर ऐसा केस होता तो ये पी पॉइंट दोनों ही कोनिक सेक्शन को सेटिस्फाई कर रहा होता, है ना। अगर ऐसा केस होता तो पी पॉइंट दोनों कोनिक सेक्शन को सेटिस्फाई करता। देखो ऐसा केस नहीं है क्योंकि पी पॉइंट इस पर है और वो इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा, मतलब ये जो कॉमन टेंजेंट है ये दोनों की अलग अलग पॉइंट पर है। ठीक है, ध्यान दो। अब देखो हमें टेंजेंट, अब देखो एक बात ये भी समझ में आई कि बीटा की एक ही रियल वैल्यू आई। देखो यहाँ से जैसे ये क्यूबिक है लेकिन इससे बीटा की रियल वैल्यू एक ही आएगी, बाकी दोनों वैल्यूज इमेजनरी होंगी, है ना। इसका मतलब बीटा की एक ही वैल्यू आई, इसका मतलब एक ही टेंजेंट पॉसिबल है, एक ही कॉमन टेंजेंट पॉसिबल है। और देखो उसका इक्वेशन यहाँ से निकाल सकते हैं, बीटा की वैल्यू पुट कर दो -2, तो क्या हुआ y इंटू -2 बराबर 2x प्लस, देखो बीटा की वैल्यू -2 का स्क्वायर तो क्या हो जाएगा 1, तो क्या हुआ देखो -2y बराबर 2x प्लस 2, क्या देखो हो गया 2x प्लस 2y प्लस 2 बराबर 0, तो x प्लस y प्लस 1 बराबर 0, ये हमारा कॉमन टेंजेंट का आंसर आ गया, है ना। और अगर इस लाइन को ड्रॉ किया जाए तो देखो ये लाइन यही वाली होगी, ऐसे करके, ये कुछ ऐसे करके देखो ये लाइन जाएगी, है ना। अगर हम इस लाइन को एक्चुअली ड्रॉ करें तो क्या होगा, है ना। अगर इसको ड्रॉ करें तो क्या ड्रॉ करेंगे, जैसे x को 0 पुट करें तो y क्या आएगा -1, तो 0 -1, y को 0 पुट करें तो x क्या आएगा -1, तो -1 0, मतलब इसके इंटरसेप्ट क्या है, देखो एक इंटरसेप्ट है 0 -1, देखो नीचे, और एक इंटरसेप्ट क्या है -1 0, मतलब देखो लेफ्ट साइड में। तो मतलब ये वो कॉमन टेंजेंट है जो हमें यहाँ से मिल रही है ना। तो इस मेथड से हम कोई भी दो कोनिक सेक्शन अगर होंगे तो उनकी कॉमन टेंजेंट को आसानी से निकाल सकते हैं, चाहे कोई भी दो कोनिक सेक्शन हो, है ना। अब देखो मैंने आपको सिखाने के लिए पैरामीट्रिक पॉइंट भी लेके नहीं चला, हम पैरामीट्रिक पॉइंट भी लेके चल सकते हैं, लेकिन अगर पैरामीट्रिक पॉइंट याद नहीं है तो परेशान ना हो, तो ऐसे भी आप कर सकते हैं। मतलब जो पैरामीट्रिक पॉइंट टी के टर्म में था, अब देखो वही बीटा के टर्म में हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, है ना। अच्छा देखो अब जैसे हमने यहाँ पर क्वाड्रेटिक बना करके डिस्क्रिमिनेंट को 0 कर दिया, एक्चुअली ऐसा कोनिक सेक्शन में तो कर सकते हैं लेकिन बाकी जगहों पर ऐसा नहीं कर सकते। अब जैसे मान लो अगर दूसरा कोनिक सर्कल होता, जैसे मान लो एक कोनिक तो ये था, अगर दूसरा कोनिक सर्कल होता तो हम ये डिस्क्रिमिनेंट ना करते, बल्कि ये जो लाइन है ये सर्कल को टच करती तो सेंटर से ड्रॉप किया गया परपेंडिकुलर रेडियस के बराबर कर देते। जैसे यहाँ पर दूसरा कोनिक सेक्शन पैराबोला था तो हमने ये मेथड लगाया, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन तैयार किया, उसका डिस्क्रिमिनेंट 0 किया। अब अगर दूसरा कोनिक सेक्शन सर्कल होता तो हम क्या करते, एक टेंजेंट इस पर निकालते और वो सर्कल को टच करता, और अगर वो सर्कल को टच करता तो क्या होता, सेंटर से ड्रॉप किया गया परपेंडिकुलर रेडियस के बराबर कर देते,
है ना, तो उससे भी हमें बीटा की वैल्यू मिल जाती। तो सर्कल में वो आसान पड़ता है कि अगर कोई लाइन सर्कल को टच कर रही है और आपको इस बात की कंडीशन यूज़ करना है तो सेंटर से ड्रॉप किया गया परपेंडिकुलर रेडियस के बराबर कर देते। ठीक, अब जैसे मान लो अगर ये दोनों ही कोनिक सेक्शन ना होते तो ये डी वाला मेथड या सर्कल वाला मेथड वो दोनों ही फेल हो जाते। तो उस केस में मैंने क्या बताया आपको तरीका कि दोनों कर्व की अलग अलग टेंजेंट निकालो, उनको कंपेयर करा दो। देखो यही सेम क्वेश्चन हम उसी दूसरे मेथड से भी करके आपको दिखाते हैं। ये सेम क्वेश्चन है ना, कि अगर मान लो ये दोनों अलग अलग कोनिक सेक्शन ना होते, कोई फंक्शन होते या कोई और कर्व होते, तो फिर हम लोग कॉमन टेंजेंट कैसे निकालते। देखो उसका तरीका मैं आपको बताता हूँ। इसको लिखो जरा, मिटाता हूँ पहले इसको मैं।